हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं सेल के बारे में। हम पूरी चर्चा करेंगे आपकी। सेल क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है कोशिका जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो जो आपकी कोशिका है, कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है। अब आता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और सबसे पहले आपकी जो कोशिका की खोज हुई थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो उन्होंने 1665 में की थी, मृत कोशिकाओं में की थी। और उन्होंने क्या किया था कि पौधों की कॉर्क सेल में सेल वॉल को देखा था। ठीक है। अब रॉबर्ट हुक रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे साइटोलॉजी के जनक कहलाते हैं। और इनकी जो पुस्तक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक का नाम लिखा है? तो इन्होंने माइक्रोग्राफिक पुस्तक का जो है वर्णन किया है। माइक्रोग्राफिक पुस्तक को विस्तार से उन्होंने लिखा है। देन इसके बाद अब आपकी बारी आती है मॉडल। जो साइटोलॉजी के जनक होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं स्वानसन होते हैं। ठीक है। अब आता है जीवित कोशिकाओं की खोज। तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? जीवित कोशिकाओं की खोज की थी एंटोन ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने कब की थी? 1674 में की थी। तो इन्होंने जब जीवाणु कोशिका की खोज की थी तो जीवाणु कोशिका में के जो जनक हैं वो यही कहलाए। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक हैं। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म विज्ञान के जनक। तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक होते हैं लुई पाश्चर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रोगाणुवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और रोगाणुवाद का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने किसके आधार पर दिया था? ग्राम थ्योरी के आधार पर। कौन सी थ्योरी? ग्राम थ्योरी के आधार पर। अब इसके बाद आती है आपका मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। ठीक है। तो मैक्सवेल और अर्मस्ट एस्का थे, उन्होंने क्या किया था? 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है PPLO। तो ये कैसी कोशिका होती है? ये होती है सेल वॉल रहित जीवाणु कोशिका। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है आपकी वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। और सबसे छोटी होती है शुक्राणु का सिर होता है। ठीक है। अब बारी आती है कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत क्या हुआ था? 1848 में किसने दिया था? जीवन की उत्पत्ति मतलब कोशिका सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? यही थे कि कोशिका प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? एक या अनेक सेल से मिलकर हुई है। तो ये जो कोशिका सिद्धांत था ना, इसकी ये सिद्धांत की परिकल्पना थी। उसके बाद आते हैं मैथियस लाइडेन 1838। बाद थियोडोर स्वान ने 1839 में क्या किया था? कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। जो मैथियस जिस्लाइडेन थे वो जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। वो क्या कर रहे थे? पादप सेल का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय स्वान थे, वो ब्रिटिश जनक वैज्ञानिक थे, वो जंतु सेल का अध्ययन कर रहे थे। संयोगवश दोनों का मिलन हुआ और उसके बाद दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद आते हैं श्वान ने बताया कि आपकी कोशिका भित्ति होती है ना, वो पादप कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने दिया? रोनाल्ड बिर्चो ने दिया। ठीक है। तो जो रोनाल्ड बिर्चो थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण दिया। उन्होंने क्या कहा? ओमेनियूनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये क्या है? ये उनकी कोशिका का सिद्धांत है। तो उनका कहना था कि पुरानी जो सेल रहती है ना, उसका विभाजन नई सेल से होता है, उसका निर्माण नई सेल से होता है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत के इनके अपवाद रहे, ऐसे जीव जो सेल की संरचना तक नहीं पहुंच पाए।
जो हमारे स्लाइडेन और श्वान थे वो ये बताने में असफल रहे थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो जो रोनाल्ड विर्चो आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो सिद्धांत बताया कि पुरानी सेल का निर्माण किनसे होता है, नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। तो सबसे पहले कोशिका की संरचना तक कौन नहीं पहुंच पाया, विषाणु नहीं पहुंच पाते, वायराइड्स नहीं पहुंच पाते और प्रियोन नहीं पहुंचाते। विषाणु क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनमें आनुवंशिक पदार्थ प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। और वायराइड्स रहते हैं ना, उनमें न्यूक्लिक एसिड और होता है, उपस्थित होता है, और प्रोटीन नहीं होते। और प्रियोन में न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है, और उसी प्रोटीन का इनमें द्विगुणन होता है। अब आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी रहती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी रहती है। और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसमें क्या रहता है, मीसोसोम प्लस क्रोमेटोफोर रहते हैं, ठीक है। और उसमें फ्लैजेला रहता है, हेयर लाइक संरचना पिलाई रहती है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, 70S राइबोसोम रहता है, प्लाज्मिड रहते हैं और आरएनए रहती हैं। ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं। उसके बाद आती है ग्लाइकोलिक्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलिक्स रहती है ना वो कठोर, ठीक है, उस कैप्सूल कठोर होता है और वो 2 टाइप की होती है, एक तो कठोर होती है, उसके बाद एक ढीला पदार्थ होता है। इसके उदाहरण रहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण रहते हैं जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए, पीपीएलओ और झिल्ली रहित, जो झिल्ली रहित रहती हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है कि जो अविकसित और प्रारंभिक केंद्रक उसमें पाया जाता है, विकसित केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती और केंद्रिका भी नहीं होती। और आनुवंशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, द्विकुंडलित नग्न डीएनए होते हैं, वृत्ताकार डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित है, न्यूक्लियोड में, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, एक ही गुणसूत्र बनता है। और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव इसमें होता है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। देन अब बारी आती है झिल्ली रहित कोशिकांग उपस्थित। कौन कौन से कोशिकांग हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें। और एमआरएनए प्लस राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है, ठीक है। 70S प्रकार जो राइबोसोम रहता है वो 30S और 50S राइबोसोम से मिलकर बना होता है। और S मतलब होता है, जो राइबोसोम में S पीछे लिखा रहता है उसका मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, अवसादन गुणांक। अब देखिए ये है आपका कोशिका आवरण, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का लक्षण, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो यूकैरियोटिक में ये नहीं होता कोशिका का आवरण, तो आप इसमें देख सकते हैं अंदर ये मीसोसोम और क्रोमेटोफोर है। अब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का विशिष्ट सेल का लक्षण है। देखिए सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो ग्लाइकोलिक्स की होती है और वो थोड़ी कठोर होती है और थोड़ी ढीली होती है, तो अवपंक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं उसको, ठीक है। और जो कठोर परत रहती है वो संपुटिका का निर्माण करती है और ये रंजित होती है ग्राम पॉजिटिव से और अविरंजित होती है ग्राम नेगेटिव से, ठीक है। देखिए सबसे बाहर वाली परत जो रहती है वो ग्लाइकोलिक्स रहती है। और देखिए इसके बाद रहती है दूसरे नंबर पर जो परत होती है उसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। और ये किससे रहती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से रहती है, ठीक है। और सबसे अंदर वाली परत रहती है ना वो कोशिका झिल्ली होती है, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। तो कोशिका झिल्ली के रूपांतरण क्या होते हैं, तो कोशिका झिल्ली के रूपांतरण रहते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक्स में तो उपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली के रूपांतरण नहीं होते। कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या होती है, सहायक कोशिका विभाजन में भी वे सहायक होते हैं, ठीक है। और अर्ध असूत्री होते हैं उनमें, और द्विखंडन असूत्री द्वारा विभाजन होता है ना वो माइटोसिस के द्वारा होता है, और द्विविखंडन विधि द्वारा बाइनरी फिजन द्वारा होता है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, कोशिका का डीएनए का द्विगुणन होता है जो कि रेप्लिकेशन में सहायता करता है। उसके बाद श्वसन में ऊर्जा के निर्माण में सहायक होता है। अब बारी आती है जो कोशिका का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मीसोसोम है वो क्या कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया की तरह व्यवहार करते हैं। और जो क्रोमेटोफोर रहते हैं, इसमें जो वर्णक हैं वो जो क्रोमेटोफोर रहते हैं वो पिगमेंट वर्णकों का निर्माण करते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं और यूकैरियोटिक्स में नहीं होते। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण का निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण भोजन के निर्माण में सहायता करते हैं। अब बारी आती है प्लास्टिड की। ठीक है, तो प्लास्टिड कैसे होते हैं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उनमें वृत्ताकार पाया जाता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी पाया जाता है और वो क्या करते हैं, क्लोनिंग फैक्टर होते हैं। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्लास्टिड पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें डीएस डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी होता है और क्लोनिंग फैक्टर के रूप में वो काम करते हैं। और एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ क्या करते हैं, प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, जैसे कि आर प्लास्मिड। उसके बाद आते हैं अंतर्विष्ट पिंड आते हैं, इंसुल्यूशन बॉडीज आती हैं जो होती झिल्ली रहित रहती हैं, जो जिनमें संरक्षित भोजन रहता है और इनमें क्या पाए जाते हैं, फॉस्फेट कण पाए जाते हैं, ओलिगोजन कण पाए जाते हैं और साइनोफाइसियोन कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये अंतर्विशिष्ट पिंड होते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी कशाभिका, जो गमनांग में गति में मदद करती है, वो होती हैं फ्लैजेला यानी कि तंतु होती हैं, उनमें अंकुश होता है और आधारीय भाग होता है। तो कशाभिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है जो गमनांग और गति में मदद करती है। ये तंतु यानी फिलामेंट जो रहता है ना, वो फेलिजियन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और अंकुश यानी कि हुक दूसरे नंबर पर पाया जाता है और तीसरे नंबर पर होता है आधारीय भाग यानी कि बेसल बॉडी। तो कशाभिका 3 पार्ट से मिलकर बनी रहती है। और उसके बाद आती है रोम रूपी यानी कि हेयर लाइक संरचना। तो जो आपकी रोम रूपी यानी हेयर लाइक जो पिलाई और फिम्ब्रेन रहती है संरचना, ये क्या करती है, यानी कि जो झालर गति में सहायक नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या करती है, रोम रूपी संरचना रहती है, गति में सहायक नहीं होती, ये क्या करती है, अन्य जीवों या चट्टानों से चिपकाने में सहायता करती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आज हमने सेल की बेसिक नॉलेज रहती है कितनी कैसी होती है, इसका अध्ययन किसने किया था, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, इसके विषय में चर्चा हमने आज कर ली है और हमने प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में चर्चा कर ली है। अगली वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में और उसकी कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF में ये मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।